चलिए, तो देखिए लास्ट क्लास तक हम लोगों ने इंडिविजुअल मेटलर्जी में आयरन और कॉपर को कंप्लीट कर लिया था। आज वहीं से आगे बढ़ रहे हैं और बात करने जा रहे हैं अबाउट मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। तो आप देखें एल्यूमिनियम का मेन ओर है वो कौन होता है? बॉक्साइट, Al2O3। तो इससे हम क्या करते हैं? इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले काम वही, हमें क्रशिंग ग्राइंडिंग करनी होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं इस चीज को कि कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट टू गेट प्योर ड्राई एल्यूमिना, ये अपना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैंने पढ़ा था ये हम किसके थ्रू करते हैं? लीचिंग, जो हमने केमिकल मेथड पढ़ा था। ठीक है, तब आप देखें जो आपका बॉक्साइट है उसमें मेनली दो तरह की इंप्योरिटी होती है। एक इंप्योरिटी होती है Fe2O3 की। किसकी होती है? Fe2O3 खुद का कलर रेड ब्राउन होता है। जब Fe2O3 की इंप्योरिटी ज्यादा होती है उसे हम रेड बॉक्साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब उसमें SiO2 की इंप्योरिटी ज्यादा होती है तो हम व्हाइट बॉक्साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो डिपेंडिंग ऑन आपके बॉक्साइट में कौन सी इंप्योरिटी है, आप अलग अलग मेथड से क्या करते हो? उसका कंसंट्रेशन करते हो। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? आपको प्योर ड्राई एल्यूमिना, एल्यूमिना क्या होता है? Al2O3, ये आपको चाहिए प्योर एंड ड्राई फॉर्म में। तो वो हम इम्प्योर ओर से लेकर चलेंगे। ठीक है, ये बढ़िया है बैकग्राउंड म्यूजिक। तो मान लो आपके पास इम्प्योर बॉक्साइट ओर है। ठीक है, नो, डिपेंडिंग ऑन इसके अंदर कौन कौन सी इंप्योरिटी, हम तीन तरह से इसका तीन प्रोसेस यूज करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है, इसे हम बोलते हैं बेयर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं? बेयर्स प्रोसेस। तो बेयर्स प्रोसेस कब यूज करते हैं? ये तब यूज करते हैं व्हेन Fe2O3 इज द मेजर इंप्योरिटी। Fe2O3 क्या है? आपकी मेजर इंप्योरिटी है। मतलब उस टाइम पर जो आपका बॉक्साइट होगा उसे हम कौन सा बॉक्साइट बोलते हैं? रेड बॉक्साइट। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं? जो आपकी बॉक्साइट ओर है, पाउडर्ड बॉक्साइट ओर इज डाइजेस्टेड विद 45% NaOH सोल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड NaOH के साथ आप क्या करते हो? इस ओर को, जो आपका बॉक्साइट ओर है, उसको डाइजेस्ट करते हो, उसके अंदर डालते हो। ठीक है, तो होता क्या है? हमने पढ़ चुके हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड नेचर में एम्फोटेरिक होता है। तो ये NaOH के अंदर क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। तो जो आपका बॉक्साइट ओर है Al2O3, ये इस NaOH के साथ रिएक्ट करता है और ये आता है सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2, या फिर आप इसे एक्चुअली इस फॉर्म में लिख सकते हो हाँ, वेरी गुड। तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब यहां पर क्या होता है? ये तो आपका एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, तो इंप्योरिटी सारी कहां रह जाती है? पीछे। तो हम बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम डिसॉल्व्स या Al2O3 डिसॉल्व्स लीविंग इंप्योरिटीज बिहाइंड। ठीक है, अब उसके बाद ये जो आपके पास NaLO2 बना, नाउ दिस NaLO2 solution is hydrolyzed and saturated with CO2 gas। ठीक है, तो इसको हम CO2 गैस सैचुरेट करते हैं तो क्या होता है? ये जो आपका NaAlO2 होता है, हाइड्रोलिसिस होगा और CO2 गैस पास करेंगे तो ये AlOH होल थ्राइस का एक वाइट जिलेटिनस PPT दे देता है। इस PPT को आप अराउंड 1100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करो तो आपको प्योर ड्राई एल्यूमिना मिल जाता है। सही है। CO2 का यहां काम क्या है ये आपसे पूछ सकता है। तो CO2 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है
ठीक है। CO2 क्या करता है, CO2 facilitates the precipitation of AlOH whole thrice by decreasing या by making the solution acidic। देखो क्या होगा, ये जो आपका AlOH whole 4 माइनस आयन था, यही टूटकर क्या बनाएगा, AlOH होल थ्राइस का एक वाइट PPT प्लस साथ में क्या बनाएगा, OH माइनस। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर सोल्यूशन में H प्लस होगा, CO2 को आप पानी में डालो तो वो क्या बनाता है, H2CO3, जो कि एक वीक एसिड है, टूटकर क्या बनाएगा, H प्लस। ये H प्लस इस OH माइनस को खाएगा तो यहाँ पे OH माइनस क्या होगा, डिक्रीज। ये डिक्रीज होगा तो रिएक्शन किधर मूव करेगी, फॉरवर्ड, और आपका AlOH होल थ्राइस क्या होगा, और ज्यादा प्रेसिपिटेट होगा। तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेशन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या पास करते हैं, CO2 गैस पास करते हैं। तो ये होता है आपका बेयर्स प्रोसेस। जब बॉक्साइट के अंदर Fe2O3 मेन इंप्योरिटी होगा तो हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, बेयर्स प्रोसेस। इसी तरह देखें, अगर आपके बॉक्साइट में SiO2 मेजर या फिर मेन इंप्योरिटी है, तब हम यूज करते हैं दूसरा मेथड जिसे हम बोलते हैं सरपेक्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं, सरपेक्स प्रोसेस। तो फिर से वही बात, कब यूज करते हैं, यूज्ड व्हेन SiO2 इज द मेन इंप्योरिटी या मेजर इंप्योरिटी, दैट इज व्हाइट बॉक्साइट। सही है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ओर लेते हैं प्लस कोक लेते हैं कार्बन, और साथ में क्या करते हैं, करंट ऑफ नाइट्रोजन पास करते हैं एट अराउंड 1800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो जो आपके पास बॉक्साइट ओर का Al2O3 होता है, वो कार्बन और नाइट्रोजन की प्रेजेंस में रिड्यूस होकर क्या बनाता है, Al(N). इसे हम बोलते हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड। क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। बाकी आप बैलेंस कर सकते हो, CO2 बनेगा। फिर इस Al(N) का जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, AlOH होल थ्राइस। ठीक। और इस AlOH होल थ्राइस को आप अगेन 1100 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट करो तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना। तो ये होता है आपका सरपेक्स प्रोसेस। क्या होता है, सरपेक्स प्रोसेस। तो अब याद कैसे रहोगे, सरपेक्स SiO2, सरपेक्स भी S से शुरू हो रहा है और इंप्योरिटी भी कौन सी होती है, S से शुरू होती है, यानी SiO2। तो सरपेक्स प्रोसेस कब यूज करते हैं, जब SiO2 मेन इंप्योरिटी है। तो जो दूसरा वाला बचा वो कब यूज करेंगे, जब आपकी Fe2O3। ये डायरेक्ट पूछ सकता है, ध्यान रखना। इसका एक और मेथड होता है, एक और प्रोसेस होता है, उसे हम बोलते हैं हॉल्स प्रोसेस। थर्ड कौन सा होता है, हॉल्स प्रोसेस। तो हॉल्स प्रोसेस कब यूज किया जाता है, दिस वन इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट alumina from low grade bauxite ores having impurity of both Fe2O3 and लो ग्रेड का मतलब उसमें मेटल का कंटेंट बहुत कम होता है। तो जब लो ग्रेड ओर्स होंगी तो उनसे अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, हॉल्स प्रोसेस। इसमें सेम वही फंडा है, जो आपकी बॉक्साइट ओर है, इस बार आप इसमें Na2CO3 से रिएक्शन करवाते हो। तो Na2 से रिएक्शन करवाने पर एक तो आपको मिलता है NaLO2 और साथ में क्या मिलती है, CO2। ठीक। इसी CO2 गैस को आप दोबारा क्या करते हो, NaLO2 के सोल्यूशन में पास करते हो, तो इसको आप हाइड्रोलाइज करते हो और CO2 गैस पास करते हो। तो फिर से इसी तरह आपको AlOH होल थ्राइस का क्या मिल जाएगा, एक वाइट PPT, और इससे आप 1100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करो तो आपको क्या मिल जाएगा, प्योर ड्राई एल्यूमिना। तो देखिए हमें एल्यूमिनियम मेटल नहीं मिली, अभी हमें सिर्फ क्या मिला है, एल्यूमिना मिला है। तो डिपेंडिंग ऑन बॉक्साइट में कौन सी इंप्योरिटी है
हम प्योर ड्राई एल्यूमिना ऑब्टेन कर सकते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अब इस एल्यूमिना से क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, मेटल। क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे? तो इसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। सो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना टू गेट मेटल। ठीक है। अब आप देखें, ये सब एक छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। वी कैन नॉट डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइज एल्यूमिना Al2O3 ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। 2050 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। इतना टेम्परेचर मेंटेन के लिए इंडस्ट्री में पैसा बहुत खर्च होता है, बिजली खर्च होगी तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगा, ज़्यादा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा, फिर एल्यूमिनियम खरीदेगा कौन? ठीक है। दूसरा, इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं होती है। ठीक है। तो इन दोनों रीजन की वजह से क्या करते हैं हम, एल्यूमिना का डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब डायरेक्टली एल्यूमिना को इलेक्ट्रोलाइज नहीं करते हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एल्यूमिना Al2O3 is mixed with fluorspar, that is CaF2, and cryolite, that is Na3AlF6। इन दोनों को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे दोनों का अपना अपना काम है, फ्लोरोस्पार का और Na3AlF6 का। फ्लोरोस्पार यहां पर क्या करता है, फ्लोरोस्पार एक्ट एज सॉल्वेंट एंड डिसॉल्व Al2O3। ठीक है। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट क्या करता है, क्रायोलाइट improves the electrical conductivity of melt। मेल्ट मतलब जो मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट बना उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को क्या करता है, ये इंप्रूव करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये दोनों मिलकर प्रेजेंस ऑफ बोथ डिक्रीजेस the melting point of alumina from 2050 degree Celsius to 900 डिग्री सेल्सियस। सो 2050 से सीधा इसको कहां पर ले आते हैं, 900 डिग्री सेल्सियस पर ले आते हैं। और तब जाकर आपके पास क्या बनता है, इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, फ्लोरोस्पार का और क्रायोलाइट का काम, फ्लोरोस्पार क्या करता है, सॉल्वेंट की तरह काम करता है, Al2O3 को डिसॉल्व करता है। क्रायोलाइट Na3AlF6 क्या करता है, कंडक्टिविटी को इंप्रूव करता है। और दूसरा, दोनों मिलकर क्या करते हैं, इसके मेल्टिंग पॉइंट को 2050 से सीधा कहां पर ले आते हैं, 900 डिग्री। अब बस क्या होगा, एनोड कैथोड पर रिएक्शन होगी। तो मोल्टन फॉर्म में है, आपके पास कैथोड पर जाएगा Al3+ आयन, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम मेटल। एनोड, एनोड पर क्या होगा, जो ऑक्सीजन गैस है इसका ऑक्सीडेशन होगा, सॉरी ऑक्साइड आयन का ऑक्सीडेशन होगा, ये O2 गैस बनाएगा लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। वो रिएक्शन हम बैलेंस करके लिख सकते हैं दोनों। ध्यान दें, एनोड जब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो तो एनोड जो बनता है ना, वो ग्रेफाइट का बनता है। किसका बनता है, ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट का एनोड है। तो ये जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज्ड कंबाइंस, या फिर रादर से लिखो रिएक्ट विद ग्रेफाइट एनोड टू फॉर्म CO2 and hence anode has to be replaced periodically। तो या तो हम एनोड को बार बार रिप्लेस करें, ये इसका एक सोल्यूशन होता है। हम क्या करते हैं,
जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, ये मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो यहां आपने मान लो कार्बन का एनोड लगा रखा है ग्रेफाइट का, ये एनोड है ग्रेफाइट, ठीक है। और इधर कैथोड है, वो भी ग्रेफाइट का ही, तो कैथोड पर तो एलिमेंट डिपॉजिट हो रहा है। अब एनोड पर क्या होता है, जो O2 रिलीज होती है वो उसको कंज्यूम करती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर ऐसे पाउडर्ड कोक डाल देते हैं। अब देखो ये पाउडर है, पाउडर्ड फॉर्म में सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा। तो ऑक्सीजन एनोड से रिएक्ट करे उससे अच्छा होकर से रिएक्ट कर लेती है कोक पाउडर से। तो यहां पर जो लिबरेटेड ऑक्सीजन होती है reacts with coke powder and anode is saved। फिर जो आपका एनोड है वो कंज्यूम नहीं होता और उसको आपको बार बार रिप्लेस करना नहीं पड़ता। क्या होता है, ये ऑक्सीजन रिलीज होती है, इस एनोड को यहां से खाना शुरू करती है, थोड़ी देर के बाद एनोड यहां से टूट जाता है और सर्किट क्या होता है, खत्म हो बंद हो जाता है। सेल काम करना क्या करता है, बंद, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस क्या होता है, रुक जाता है। तो उससे बचाने के लिए हम यहाँ पे कोक पाउडर भर देते हैं और उसके थ्रू क्या होता है, कोक पाउडर O2 कंज्यूम करता रहता है और आपका आसानी से क्या होता है, ये एल्यूमिनियम यहाँ से मिल जाता है। समझ पा रहे हैं? तो ये आपके पास मेथड था एक्सट्रैक्शन का ऑफ एल्यूमिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एक प्रोसेस कंसंट्रेशन का मैथ पूछेगा, दूसरा क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार का यूज आपको अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए। कॉपी करें, फिर मूव करते हैं अगली मेटलर्जी पे। फिर देखें, इसके बाद आता है नेक्स्ट अपने पास एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसेस होता है। ये जो प्रोसेस होता है इसे हम बोलते हैं मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस। आप इसे लीचिंग भी बोल सकते हो। ध्यान रखना, लीचिंग से एल्यूमिनियम का तो एक कंसंट्रेशन होता है, लेकिन सिल्वर और गोल्ड का क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कंसंट्रेटेड बाय लीचिंग, तो एल्यूमिनियम है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू लीचिंग, तो वो कौन है, आपकी सिल्वर और गोल्ड है। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड जनरली क्या होता है, नेटिव ओर्स होते हैं। जैसे हम बात करें सिल्वर की सबसे पहले, तो सिल्वर का जो मेन ओर होता है वो होता है Ag2S, सिल्वर ग्लैंस। तो यहां पर हम क्या करते हैं, Ag2S की रिएक्शन करवाते हैं विद NaCN और साथ में यहां पे पास करते हैं ऑक्सीजन गैस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑक्सीजन या फिर एयर आप पास करते हो, एडवांस में तो पूछ चुका है लास्ट ईयर ही कि बताओ, ये ऐसे बताओ कि रिएक्शन होती है, इसमें बताओ कौन सी गैस पास करते हैं। तो कई लोगों को पता नहीं था कि गैस भी पास करते हैं, सिर्फ ये रिएक्शन लिखते हैं। O2 गैस पास करते हैं, O2 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो देखो ये Ag2S है। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, मैं रिएक्शन बिना O2 के लिखता हूँ पहले। तो Ag2S प्लस NaCN, इससे क्या बनाता है, ये बनाएगा AgCN होल ट्वाइस प्लस साथ में क्या बनता है, Na2S। अब ये रिएक्शन क्या होती है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, उस पे चली जाएगी। सो इसको इरिवर्सिबल बनाने के लिए, सो O2 गैस इज पास्ड which oxidizes, AgCN ट्वाइस गलत दी, AgCN बनेगा सिर्फ पहले, 2 AgCN। ठीक है, सो passed which oxidizes Na2S to Na2SO4 and ensures that reaction is not रिवर्स्ड। ठीक है, अब रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी, तो ये जो AgCN बना ये फर्दर NaCN से रिएक्ट करेगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा विच इज NaAgCN होल ट्वाइस।
फिर इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन हम एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से करा देंगे जिंक से, तो वो जिंक क्या कर देगी, सिल्वर को रिप्लेस कर देगी और आपको प्योर सिल्वर मेटल मिल जाएगा। फर्दर आप इसकी चाहो तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर सकते हो। सेम थिंग इज फॉर गोल्ड। गोल्ड का मान लो पास AuCl3 है, ठीक है, इसकी रिएक्शन आप पहले किससे करवाओगे, वही NaCN के साथ अलॉन्ग विद O2। तो ये क्या करेगा, पहले Na3AuCN4 का एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसमें आप एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डाल दो तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, गोल्ड। तो इसे आप साइनाइड प्रोसेस या फिर मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, जनरली गोल्ड वाले को मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस बोलते हैं, बट दोनों सेम ही प्रोसेस है। आप NaCN या फिर KCN पास करोगे, उससे इनका एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, इंप्योरिटीज सारी पीछे रह जाएंगी और जो मेटल है आपका वो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। फिर उसकी रिएक्शन आप एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से करवा के लेस इलेक्ट्रोमेट्रिक को क्या कर सकते हो, डिस्प्लेस करवा सकते हो। बोलो बात समझ में आ रही है, कोई डाउट है किसी को? तो ये आपके पास 5 इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा मैग्नीशियम का होता है, वो जो एडवांस के सिलेबस में, मेंस के में नहीं है, इसलिए अपन अभी उसको यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। चलिए कॉपी कर लीजिए। फिर बात करते हैं एलिंगम डायग्राम की, देखते हैं एलिंगम डायग्राम से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं और क्यों वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर ना गोल्ड ही कर लेना AU की, उसकी जगह आप सिर्फ गोल्ड कर लो AU, क्योंकि नेटिव और होती है ना, गोल्ड तो गोल्ड होगा, साथ में इसमें इम्प्योरिटीज होंगी, तो AuCl3 जगह आप गोल्ड से डायरेक्ट कर लो। चलिए फिर देखें, हेड डालें थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिडक्शन या फिर आप इसे लेंगे एलिंगम डायग्राम। देखिए एलिंगम डायग्राम क्या है। एलिंगम डायग्राम एक ग्राफ है, आप लोगों ने इक्वेशन तो पढ़ा हुआ है, डेल्टा G इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक है। तो अगर हम किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा G और T में ग्राफ बनाएं तो बताओ ग्राफ कैसा बनेगा। सो डेल्टा G और T में ग्राफ बनाएं तो ग्राफ का नेचर डिपेंड करेगा डेल्टा H और डेल्टा S के साइन के ऊपर। अलग अलग तरह के ग्राफ बन सकते हैं। अगर डेल्टा H पॉजिटिव हो और डेल्टा S नेगेटिव हो तो ग्राफ इस तरह का बनेगा। अगर डेल्टा H नेगेटिव हो और डेल्टा S नेगेटिव हो, दोनों ही नेगेटिव हो, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर डेल्टा H पॉजिटिव हो और डेल्टा S नेगेटिव हो जाए तो बना दिया ना, डेल्टा H पॉजिटिव और डेल्टा S भी पॉजिटिव हो तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। और अगर डेल्टा H नेगेटिव हो और डेल्टा S पॉजिटिव हो तो ग्राफ इस तरह का बनेगा। हम यहां पर ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ इज फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। चलो तो एक मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन की रिएक्शन है, मान लो मुझे MgO बनाना है, तो MgO के फॉर्मेशन की रिएक्शन क्या होगी। देखो जब फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखते हैं ना तो जो कंपाउंड बना रहे हैं उसका एक मोल बनना चाहिए, ठीक है। हम थर्मो में भी सीखते हैं किससे बनना चाहिए, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। एलिमेंट कौन कौन है, Mg और O2। Mg सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस, ये आपके पास रिएक्शन होगी। तो ये हो गई फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड की रिएक्शन। पूरा समझ में आ रहा है। अब आप मुझे बताओ इस रिएक्शन में हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, क्यों? बॉन्ड फॉर्मेशन है, बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है वो हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव। बोलो आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा कमेंट करें इसके डेल्टा H के ऊपर, सॉरी डेल्टा G के ऊपर, सॉरी डेल्टा S के ऊपर। एंट्रोपी, एंट्रोपी समझते हैं हम लोग, रैंडमनेस, ठीक है। जहां रैंडमनेस ज्यादा होगी वहां एंट्रोपी ज्यादा है, जहां रैंडमनेस कम है वहां एंट्रोपी क्या होगी, कम। तो आप देखो ये सॉलिड, ये गैस, ये सॉलिड, सॉलिड गैस मिलकर सॉलिड में कन्वर्ट होना। देखो गैस सॉलिड में जा रही है ना,
गैस सॉलिड में जा रही है तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज, यानी इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस भी कैसा होगा, नेगेटिव। अब देखो जब मैं इनके लिए डेल्टा जी और टी का ग्राफ बनाऊंगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव, डेल्टा एस कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा डेल्टा जी वर्सेस टी में, बताओ ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेप्ट नेगेटिव लेकिन स्लोप कैसी होगी, पॉजिटिव। ये इंटरसेप्ट रिएक्शन के डेल्टा एच को दिखाएगा और स्लोप किसके बराबर होगा इसका, माइनस ऑफ डेल्टा एस के, तो डेल्टा एस नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। बोले इतना समझ में आता है। यानी जब भी आप किसी मेटल के ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए डेल्टा जी और टी में ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ ओरिजिन के नीचे से शुरू होगा नेगेटिव पॉइंट से, और ये जो डायग्राम बने इन्हीं को हम बोलते हैं एलिंगम डायग्राम। क्या बोलते हैं, अलग अलग मेटल के लिए अलग ग्राफ बनते हैं, उन्हीं ग्राफ्स को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, एलिंगम डायग्राम्स के नाम से। तो आप समझें कि एलिंगम डायग्राम क्या है, दीज आर द डेल्टा जी वर्सेस टी कर्व्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, अलग अलग मेटल्स के अलग कर्व्स मिलते हैं, तो कर्व आपको याद नहीं रखने हैं, मैं आपको एक दो सैंपल बना के दिखा रहा हूं विद वैल्यूज। हॉल विला कुवत कहां गए, ये प्रभु, ये रहे। ठीक है, ध्यान से देखना, इधर है डेल्टा जी और इधर है टी। ठीक है, ये वैल्यू है -1200, ये वैल्यू है -1100, -1000, -900, -800, -7, -6, -5, इस तरह से ऊपर चलता आ रहा है और ये पॉइंट है 0। तो आप देख पा रहे हो सारे ग्राफ 0 से नीचे ही हैं, यानी हमने ये वाला रीजन लिया है। तो आपको ऐसा लगेगा कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव नहीं, इंटरसेप्ट तो क्या है, नेगेटिव ही है। अलग अलग मेटल्स के लिए ग्राफ बन रहे हैं अलग अलग, तो मैं कुछ कलर कोड्स यूज कर लेता हूँ। सबसे पहला ग्राफ है कैल्शियम के लिए, जो क्योंकि डेटा आ जाएगा मेरे पास, लिए -1200 के आसपास से शुरू होता है, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। मान लेना ये स्ट्रेट लाइन्स है, मुझे थोड़ा शार्प मिला हुआ है, स्ट्रेट लाइन्स नहीं बनती हैं। दूसरा ग्राफ है Mg+O2 का, वो यहाँ कहीं से स्टार्ट हो रहा है ऐसा और फिर ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो देखो ये ग्राफ है Mg+O2 गिव्स MgO के लिए, ये ग्राफ है 2Ca+O2 गिव्स 2CaO के लिए। ठीक है, ऐसे ही और भी ग्राफ हैं, -1000 के बीच में, यहां से ले लेते हैं। ये ग्राफ है 4Al+3O2 गिव्स 2Al2O3 के लिए। ऐसे ही और भी बहुत सारे ग्राफ्स हैं। एक ग्राफ है जो करीबन 400 के आसपास होता है यहाँ पर, ये ग्राफ है C+O2 गिव्स CO2 के लिए। ठीक है, ऐसे ही एक और बड़ा ही काम का ग्राफ था, मैंने कहीं गलती कर दी इस ग्राफ में, 1 सेकंड देना मुझे। ठीक है, एक ग्राफ है वो यहां कहीं से शुरू हो रहा है, ये है CO+O2 गिव्स CO2 के लिए, और ऐसे ही एक ग्राफ है, ये ग्राफ है C+O2 गिव्स CO के लिए। ठीक है ना, तो ये आपके पास 2C+O2 गिव्स 2CO या 2C, इस तरह से। तो ये सब जो है ये सब एलिंगम डायग्राम्स हैं। क्या है, एलिंगम डायग्राम्स। तो यहां से आपको कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट करनी आनी चाहिए, ध्यान से देखना। ये आप देख रहे हो एकदम से देखो ग्राफ की स्लोप बदल रही है, तो ये स्लोप क्या दिखा रही है, एकदम से क्या होता है। तो पहली बात तो हम ये देख चुके हैं कि इन ग्राफ की जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो, स्लोप ऑफ ग्राफ जो होगी
वो आपको माइनस ऑफ डेल्टा एस की वैल्यू देती है, यानी एंट्रोपी चेंज की वैल्यू देती है। ठीक है, इंटरसेप्ट से आप रिएक्शन का डेल्टा एच निकाल सकते हो। दूसरा, जहां पर स्लोप एकदम से चेंज हो रही है, द एब्रप्ट चेंज या द सडन चेंज लिख लो, रादर सिंपल लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, द सडन चेंज इन स्लोप shows the melting of metal and corresponding temperature is the melting point of metal। यानी देखो यहां टेम्परेचर होता है इधर, जिसमें आपको बताऊं जहां पर mg का ये ग्राफ एंगल चेंज कर रहा है अपना, वो 1000 केल्विन से 1100 केल्विन के बीच में है। यानी यहां कहीं बीच में मैग्नीशियम क्या हो रहा होगा, मेल्ट हो रहा होगा। तो यहां से यहां तक तो मैग्नीशियम मेटल किस फॉर्म में होती है, सॉलिड। यहां के बाद मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड। 2mg प्लस लिक्विड गिव्स 2mgO। इसी तरह ये पॉइंट क्या दिखा रहा होगा बताओ, ये आपको दिखाएगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कैल्शियम को। बताओ ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम को। तो जहां ग्राफ में एकदम से स्लोप में चेंज आ रहा है, वो मेटल की मेल्टिंग को दिखाती है। उस टाइम पर मेटल क्या हो चुकी होगी, मेल्ट। तो मेटल के मेल्ट होने से स्लोप क्यों बदल रही है, उसको आप समझो। देखो Mg सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स MgO गैस, इसका डेल्टा एस नेगेटिव था, मान लो इसकी वैल्यू थी -200, वैल्यू से अच्छा समझ में आता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मेटल मेल्ट हो गई, तो देखो Mg लिक्विड बन गया प्लस हाफ O2 गैस। अब बताओ इससे क्या बनेगा, 2mgO, सॉरी MgO सॉलिड। अब बताओ लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा होती है सॉलिड की एंट्रोपी, लिक्विड की। तो अब जब लिक्विड गैस में सॉलिड में बदल रहा होगा, गैस भी देखो गैस तो बदल ही रही थी, तो गैस के लिए तो एंट्रोपी चेंज सेम था, तो वहां सॉलिड से सॉलिड बन रहा था, यहां लिक्विड से क्या बनेगा, सॉलिड। सो देयर विल बी मोर डिक्रीज इन एंट्रोपी। तो बताओ इसका डेल्टा एस और ज्यादा नेगेटिव आएगा, तो बताओ -200 से और नीचे जाएगा, कितना हो सकता है, ऐसी कोई भी वैल्यू बोल दो, -300 -400 जितने आपकी इच्छा हो। तो -250 बोल लेता हूं एक बार के लिए, है। तो बताओ इसका डेल्टा ज्यादा नेगेटिव है ना, मतलब इसकी स्लोप क्या आएगी, ज्यादा पॉजिटिव। क्या आएगी, ज्यादा पॉजिटिव। देखो एकदम से स्लोप ज्यादा पॉजिटिव हो रही है, समझ पा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पूछ सकता है। एलिंगम डायग्राम में जहां स्लोप बदल रही है वो किसको दिखाता है, मेटल की मेल्टिंग को, और उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो क्या दिखाता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल को दिखाता है। तीसरी सबसे बड़ी और खतरनाक इंफॉर्मेशन जो आप यहां से निकाल सकते हो, वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। वो मेटल, कौन सी मेटल, वो मेटल जिसका ग्राफ नीचे लाई कर रहा है, वो मेटल जिसका ग्राफ नीचे लाई कर रहा है, वो अपने से ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को, किसको, रिड्यूस कर सकता है। क्या कर सकता है, जिसका ग्राफ नीचे है वो मेटल अपने से ऊपर वाले ऑक्साइड को कर सकता है रिड्यूस। जैसे कैल्शियम MgO को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन मैग्नीशियम CaO को रिड्यूस नहीं कर सकता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम यानी Al2O3 को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम MgO को रिड्यूस नहीं कर सकता। दूसरी बात, ये पॉइंट, इसके बाद देखो ग्राफ क्रॉस कर गए, मान लो ये टेम्परेचर है कुछ 1100 केल्विन, मान लो। अब अपना स्टेटमेंट बदलेगा, क्या बदलेगा, क्योंकि 1100 से पहले Mg का ग्राफ नीचे है, तो 1100 से पहले Mg Al2O3 को रिड्यूस कर सकता है, 1100 के बाद Al MgO को, Mg को नहीं, किसको, MgO को रिड्यूस कर सकता। जिस टेम्परेचर तक जिसका ग्राफ नीचे है वो अपने से ऊपर वाले ऑक्साइड को कर देगा रिड्यूस, जिसका ऊपर है वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो वही पॉइंट अपन यहां लिखने जा रहे हैं, ये अपना थर्ड पॉइंट है। द मेटल whose graph lies below can reduce the metal oxide whose graph is above it। तो इसका ग्राफ इसके ऊपर होगा, उस वाले ऑक्साइड को क्या कर सकता है, आसानी से रिड्यूस कर सकता है। 1100 पे क्या होगा सर?
क्या जहाँ क्रॉस कर रहा है ना उसके बाद ही देखेंगे ना, उस तक तो वो कर सकता है। एग्जैक्ट उस पॉइंट में थोड़ी बैठोगे, उसी पे थोड़ी जाके बैठोगे ऑब्वियसली। एक बात बताओ, जब आपका काम 900 पे हो रहा है तो 1100 रुपये का तेल लेने जाओगे हैं? जो काम 100 रुपये में हो रहा है उसके लिए आप 1000 रुपये खर्च करोगे क्या? नहीं करोगे ना। तो फिर समझ में आता है ये? चलिए कॉपी करें इसको, फिर इसमें एक और चीज डिस्कस करते हैं। अच्छा इसमें एक और चीज देखो आप, ये वाला ग्राफ ये अपने डिस्कस नहीं किया, 2C + O2, इसकी स्लोप नेगेटिव आ रही है, इसका इसका डेल्टा एस कैसा होगा? पॉजिटिव। तो आप देखो जो लाइन है, स्लोप ऑफ लाइन 2C सॉलिड + O2 गैस gives 2CO gas is negative as its delta S is positive। तो देखो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। गैस तो गैस में जा ही रही है, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। तो बताओ एंट्रोपी क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। इसलिए इस लाइन की स्लोप हमेशा ही कैसी होती है? नेगेटिव। अच्छा एक और छोटी चीज आप यहां से पता कर सकते हो, आप देख पा रहे हो एज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग the delta G becomes more positive। देखो ग्राफ को, आपने शुरू किया था तो डेल्टा जी -1200 था, टेम्परेचर बढ़ता आ रहा है तो देखो ये 0 की तरफ जाता रहा है, यानी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। डेल्टा जी जब पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन कैसी होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसी होती है? मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस तरफ जा रही है, मतलब ऑक्साइड बनना नहीं चाहता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्साइड टूटना चाहता है। इसका मतलब इन ऑक्साइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी लगातार क्या होती जा रही है? डिक्रीज। सो ऑन इंक्रीज टेम्परेचर डेल्टा जी बिकम्स मोर पॉजिटिव, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीजेस। इसका मतलब CO के बनने की टेंडेंसी तो और ज्यादा बढ़ती जाएगी, उसका स्लोप तो हमेशा ही कैसा था? उसका डेल्टा जी तो और ज्यादा क्या होता जा रहा है? नेगेटिव होता जा रहा है। दिख रहा है ना आपको एक लाइन? खैर उसकी जरूरत नहीं है। तो ये 4-5 इंफॉर्मेशन है जो आप एलिंगम डायग्राम से डिपिक्ट कर सकते हो। कॉपी करो, एक ग्राफ और हमें डिस्कस करना है इसके बाद। चलिए देखें ये एक और ग्राफ, इससे भी आपको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए, तो ये आपको याद भी रखना है। ये मेटलर्जी ऑफ आयरन के अंदर आपके काम में आता है। ध्यान से देखें, 4 ग्राफ मैंने बनाए टोटल। ये है C + O2 gives CO2, ठीक है। ब्लू लाइन है FeO वाली, पिंक लाइन है CO2 और ये ऑरेंज लाइन है CO की। तो मैंने 2 टेम्परेचर यहाँ मार्क किए हुए हैं। एक ये टेम्परेचर जहां पर ये पिंक और ऑरेंज ग्राफ कट कर रहा है, मतलब CO goes to CO2 और C goes to CO वाला ग्राफ जहां पर कट कर रहा है, ठीक है। और तो आप देखोगे 710 डिग्री सेल्सियस से पहले देखो पिंक वाला ग्राफ नीचे है और ये वाला ग्राफ ऊपर है। इसका मतलब इसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है और इसका डेल्टा जी कम, ठीक है। तो अभी और ये वाली जब रिएक्शन है C + O2 gives CO2, तो यहां पर आप देखो ये वाला जो ग्राफ है वो इस वाले ग्राफ से नीचे लाई कर रहा है, ठीक है। या ये भी कह लो कि इस वाले ग्राफ से भी नीचे लाई कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि 710 डिग्री से पहले जो आपका CO है वो एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा? क्योंकि वो आसानी से अपने ऊपर वाले ऑक्साइड को क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है। लेकिन जब आप देखोगे टेम्परेचर 710 डिग्री के ऊपर चला गया है, ठीक है ना, तो 710 डिग्री बाद देखो ये लाइन तो क्रॉस कर गई ऊपर इधर। अब देखो यहां पर ये लाइन, अब कार्बन वाला ग्राफ C + O2 gives CO, तो ये वाला ग्राफ क्या हो रहा है? अभी नीचे आ रहा है इससे। तो बताओ FeO को कौन रिड्यूस कर सकता है? ये रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। खैर अभी हम इससे बाद में बात करेंगे, अभी मैं आता हूं इस वाली लाइन पर, ये वाली लाइन। तो देखो 710 डिग्री के बाद C goes to CO का ग्राफ नीचे आ गया है और CO goes to CO2 ग्राफ क्या चला गया है? ऊपर। तो पहले हम इस पॉइंट की बात करते हैं। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि अगर हम CO और C को कंपेयर करें, किसको? C और CO के रिड्यूसिंग कैरेक्टर को, तो यहां पे आप लिख लेना इसको कंपैरिजन ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ C एंड CO। तो आप देखो बिलो 710 डिग्री सेल्सियस दैट इज 983 केल्विन, बताओ कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? CO इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एंड अबव 710 डिग्री सेल्सियस कार्बन इज अ
better reducing agent itself forming CO। क्योंकि 710 के बाद C गोज टू CO वाली लाइन क्या होती है, नीचे आ जाती है, और CO गोज टू CO2 वाली लाइन क्या चली जाती है, ऊपर। आप चाहो तो यहां पर लिख दो, ये CO प्लस O2 गिव CO2 वाली लाइन होगी, और ये C प्लस O2 गिव CO वाली लाइन होगी। तो आपको याद होगा, हमने आयरन के मेटल में पढ़ा था कि जब टेम्परेचर 200 से 700 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है रिडक्शन जोन का, ठीक है, तो उस टाइम पर तो क्या होता है, Fe3O4 प्लस CO से पहले क्या बनता है, सॉरी मैंने गलत लिखा, पहले Fe2O3 से क्या बनता है, Fe3O4 प्लस CO2। फिर ये जो Fe3O4 है ये CO से रिएक्ट करके क्या बनाता है, FeO प्लस CO2, और फिर ये जो FeO है ये CO से रिएक्ट करके क्या बनाता है, Fe प्लस CO2। ये रिडक्शन जोन की रिएक्शंस थी। देखो टेम्परेचर 700 से नीचे था, तो 700 से नीचे मेन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कौन करता है, CO। लेकिन मैंने आपको एक और रिएक्शन लिखवाई थी जो कि एट अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस हो रही थी, जिसमें Fe3O4 डायरेक्टली कार्बन से कंबाइन होकर क्या बना रहा था, Fe प्लस CO2। तो बताओ यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कौन कर रहा था, कार्बन। तो एक 710 डिग्री सेल्सियस से नीचे CO बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, और 710 के ऊपर कार्बन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। फिर देखो ये वाली लाइन पे आते हैं, ये वाली लाइन, ये 1073 केल्विन वाला पॉइंट, ठीक है। तो देखो इससे पहले क्या करता है, CO FeO को आसानी से रिड्यूस कर सकता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में, ठीक है। इस पॉइंट के बाद देखो ये लाइन नीचे आ रही है, तो 1073 के बाद कार्बन क्या कर सकता है, FeO को आसानी से रिड्यूस कर सकता है इनटू Fe, ठीक है। तो आप चाहो तो वो पॉइंट भी लिख लेना कि बिलो 1073 केल्विन CO reduces FeO to Fe, and above 1073 केल्विन, यानी 800 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, above 1073 केल्विन कार्बन रिड्यूसेस FeO to Fe, क्योंकि इसके बाद C प्लस O2 गिव CO वाली लाइन क्या आ चुकी है, इसके नीचे आ चुकी है। ऑल्दो वो यहाँ के बाद ही बहुत कम रिडक्शन शो करेगा, बट हम इसको यहाँ तक मान के चलते हैं क्योंकि ये लाइन इससे नीचे, बट यहाँ के बाद तो क्रॉस कर गया है, ठीक है। तो यहाँ के बाद, यार रादर मैं गलत बोल गया, सॉरी, एक पॉइंट इसको ऐसे लिखें कार्बन रिड्यूसेस FeO to Fe फॉर्मिंग CO2। देखो अभी ये वाली लाइन नीचे चल रही है यहां तक, तो उस टाइम पर कार्बन क्या बनाएगा, CO2। समझ पा रहे हो, 1073 के बाद ये ऊपर चला गया, ये लाइन नीचे आ गई है। अब कार्बन फिर से रिड्यूस करेगा FeO to Fe और खुद क्या फॉर्म करेगा, CO। तो ये इसका मेन पॉइंट है ना। आप लाइन देखो, ये येलो वाली और ये ऑरेंज वाली, तो इससे पहले येलो वाली लाइन नीचे है, ऑरेंज वाली ऊपर है, ठीक है। तो यहां से पहले तो जब कार्बन FeO को रिड्यूस करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2, और इसके बाद जब कार्बन FeO को रिड्यूस करेगा तो मेन प्रोडक्ट क्या होगा, CO। तो 1073 केल्विन के नीचे जब कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो CO2 मेन प्रोडक्ट होगा, और जब 1073 केल्विन के ऊपर कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो मेन प्रोडक्ट कौन होगा, आपका C होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिंगम डायग्राम से पता होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और यहीं पे अपना चैप्टर खत्म होता है। आप सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख सकते हैं, इति समाप्तम। धन्यवाद।